नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, केसी त्यागी का ऑपरेशन आपने देख लिया कि कैसे जनता दल यूनाइटेड ने केसी त्यागी के बारे में उनकी नई राजनीतिक भूमिका लिखे जाने के पहले ही उनकी पुरानी राजनीतिक भूमिका को खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार सिर्फ केसी त्यागी की भूमिका तक ही सीमित है? जी नहीं। केसी त्यागी के बाद अगला बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन जनता दल यूनाइटेड में बहुत जल्द होने वाला है और इस रूप में होने वाला है जिसमें आप देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने इस तरह से अपने हर दिल अजीज माने जाने वाले नेता को किस तरह से पार्टी में किनारे किया है। हर दिल अजीज माने जाते हैं, अब वो है कितने हर दिल अजीज ये मैं नहीं जानता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो खेल चल रहा है, उस खेल पर यदि आप नजर डालें, तो नीतीश कुमार का जो कोर ग्रुप कहा जाता है, वो कोर ग्रुप बदलता हुआ नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड में बिहार का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से नीतीश कुमार के कोर ग्रुप को देखें, तो शुरुआती दौर में ललन सिंह हुआ करते थे। ललन सिंह के साथ-साथ आरसीपी सिंह हुआ करते थे, वशिष्ठ नारायण सिंह भी जुड़े, विजय चौधरी भी जुड़े। थोड़े दिनों के लिए ललन सिंह 3-4 सालों के लिए बाहर हुए, तब तक आरसीपी सिंह ने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर सामने आए और बाकी उनकी एक अस्थायी टीम जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी, संजय झा भी धीरे-धीरे आ गए। ये सारे लोगों की एक टीम वहां काम करने लगी। ललन सराफ का नाम भी लोग लेते हैं जो आमतौर पर पर्दे के पीछे से काम करते हैं। अब जरा इसके आगे देखिए कि 2013-14 के बाद नीतीश कुमार की कोर टीम कैसे विस्तारित होती चली गई और उस कोर टीम को विस्तारित होते हुए आप देखेंगे तो यहाँ अशोक चौधरी की एंट्री होगी। उस कोर टीम को विस्तारित होते हुए दिखेंगे तो कुछ दूसरे नॉन पॉलिटिकल लोगों की एंट्री होगी और कुछ लोग जो सियासत से बाहर है वो भी इसमें दिखाई देंगे। लेकिन अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है, तो उस कोर ग्रिप ग्रुप के नए सिरे से पुनः परिभाषित किए जाने की तैयारी चल रही है। किसे रखा जाएगा, किसे नहीं रखा जाएगा? क्या केसी त्यागी के बाद किसी कुछ और लोगों को जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा? ये सारी बातें तो चल ही रही है, लेकिन किसे रखा जाएगा कोर ग्रुप में या कौन आ चुका है, किसकी एंट्री हो चुकी है और भूजा पार्टी का कंपोजिशन क्या फिर से बदल गया है? ये सारी बातें आज की तारीख में इसलिए प्रासंगिक हो गई है क्योंकि ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जेडीयू में नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द जो टीम बन रही है, जो किचन कैबिनेट या कोर ग्रुप बन रहा है, उस कोर ग्रुप से केसी त्यागी तो आउट हो गए और केसी त्यागी के आउट होने के बाद ललन सिंह की भूमिका कहा जा रहा है कि ललन सिंह अब नीतीश कुमार की कोर ग्रुप में नहीं है, उनके करीबी लोगों को संगठन में जगह नहीं दी गई, राष्ट्रीय संगठन से लेकर बिहार के संगठन तक। लेकिन ललन सिंह के बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ललन सिंह नीतीश कुमार की कोर ग्रुप में नहीं है तो नहीं ही रहेंगे। दरअसल ललन सिंह और नीतीश कुमार के राजनीतिक रिश्ते तब के हैं जब नीतीश कुमार विधायक भी नहीं हुआ करते थे और आज जो उनके इर्द गिर्द टीम दिख रही है उनमें से ज्यादातर लोग थे भी नहीं उनके आसपास। लिहाजा उस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच के राजनीतिक रिश्ते पर ये थोड़ा सा किसी भी व्यक्ति को कंजर्वेटिव होकर करनी पड़ती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में कब विश्वास का पुल किस रूप में सामने आ जाए। वो पुल दरअसल पूरी तरह से कभी टूटता नहीं है। थोड़ा बहुत गर्माहट और थोड़ी बहुत उसमें सर्दी आती रहती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जेडीयू में ललन सिंह के बाद की कोई और प्रवक्ता भी हटाए जाएंगे या उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाएगा। तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक तरफ जो खबर है कि नीरज कुमार को प्रवक्ता की जिम्मेदारी से शायद मुक्त कर दिया जाए। नीरज कुमार को मुक्त किया जाए तो क्यों किया जाए? पहली चीज ये कि नीरज कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कुछ लोग तरह-तरह की गॉसिप चलती रहती है, लेकिन मेरे पास उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि नीरज कुमार का स्वास्थ्य कैसा है। हालाँकि वो बोलते तो बहुत अच्छा है, तीखा बोलते हैं और प्रवक्ता के तौर पर जिस तरह से ऊँची और बुलंद आवाज़ की कल्पना की जाती है, कम से कम कुछ लोग जो खुद को यूपीएससी क्वालीफाई प्रवक्ता बताते हैं, 18वीं-19वीं रैंक की बात करते हैं, उन प्रवक्ताओं से ज़्यादा तार्किक तरीके से बात वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन नीरज कुमार कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले ही
जब भूमिहार जाति को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर अशोक चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसे बाद में अशोक चौधरी ने कहा कि ये जाति को टारगेट करके नहीं बल्कि व्यक्ति को टारगेट करना उनका आशय था। इस तरह की बातें जब सामने आई कि एक व्यक्ति की भूमिका को लेकर टारगेट करना नहीं बल्कि उनकी भूमिका को लेकर, चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठा, तो सबसे पहले पार्टी के अंदर से नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के बयान का काउंटर किया और साफ-साफ पूछ लिया कि कटिहार के प्रभारी तो वही थे। फिर कटिहार लोकसभा में क्यों जनता दल यूनाइटेड का अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट हार गया? आखिर वो कहाँ थे? स्वाभाविक थे कि वो कहाँ थे, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान के टिकट पर। वो चिराग पासवान जिनकी वजह से जनता दल यूनाइटेड की सब दुर्दशा हो गई थी 2020 के चुनाव में। उनकी पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से लड़ रही थी, तो स्वाभाविक है कि पिता अपनी बेटी के लिए थे, वहाँ प्रचार कर रहे थे। तो ये सारी बातें जानते हुए नीरज कुमार ने पूछा, तो क्या इस वजह से नीरज कुमार को किनारे लगाया जाएगा? दरअसल नीरज कुमार को किनारे नहीं लगाया जा सकता। नीरज कुमार नीतीश कुमार के भरोसेमंदों में गिने जाते हैं। वो मंत्री रहे, एमएलसी रहे, एमएलसी ना रहे, हर दौर में नीतीश कुमार के साथ रहे। लेकिन अशोक चौधरी को लेकर कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के अंदर अपनी वो भूमिका खोते जा रहे हैं जो भूमिका उन्हें पार्टी में आने के साथ ही हासिल हो गई थी। वो नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली का हिस्सा बताए जाते थे और इस रूप में बताए जाते थे कि बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला 2024 की जनवरी में नीतीश कुमार ने किया, तो उस वक्त उस फैसले को कराने के लिए नीतीश कुमार को कन्विंस करने वालों में एक नाम अशोक चौधरी का भी लिया जाता है। लेकिन क्या अशोक चौधरी अब अपनी वो प्रासंगिकता खो रहे हैं? दरअसल जब से लोजपा के टिकट पर उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को सांसद बनाया, तब से अशोक चौधरी की भूमिका को जनता दल यूनाइटेड में लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी हाल में उनका दिया गया बयान। नंबर 3 नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी, दोनों पिता पुत्री ने मिलकर लिखी, उसके विमोचन समारोह के मंच पर जदयू का कोई नेता नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? और नंबर 4 कि क्या नीतीश कुमार अब उनकी भूमिका और उनके कथित प्रो भाजपा अप्रोच को लेकर के और उस प्रो भाजपा अप्रोच की वजह से नीतीश कुमार की अपनी छवि जिस प्रकार की बनती जा रही है, एक ऐसे नेता की छवि जिस पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, जिसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बावजूद इसके ये तमाम चीजें नीतीश कुमार पर तोहमत लग रहा है कि आज उनकी वजह से इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वैकल्पिक सरकार नहीं बनी, धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं बनी और जाति जनगणना करने वाली सरकार अगर केंद्र में नहीं बन रही है, तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। भले ही इस मुद्दे को उठा रहे हो, तो ये छवि जो बनती जा रही है, तो इस छवि के लिए जनता दल यूनाइटेड में प्रो भाजपा अप्रोच रखने वाले लोगों को कहीं न कहीं अब मुख्य धारा से अलग तो नहीं किया जा रहा है। अलग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। दरअसल इस पर पहली मुहर तब लगेगी जब अशोक चौधरी की अगली राजनीतिक भूमिका को नीतीश कुमार पार्टी के अंदर तय करेंगे। मंत्रिमंडल के अंदर की भूमिका की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कैबिनेट में तो स्वाभाविक है कि सीनियर नेता है, तो कैबिनेट में उनके स्थान को छेड़ा नहीं जाएगा। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी एक फिट समीकरण बैठता है, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पार्टी के अंदर जो उनका रुतबा है, क्या उस रुतबे में कमी आएगी? और उनके कई सारे समर्थकों को कमेटियों में दरकिनार किया गया है और अब चर्चा है कि उस भूमिका को अब कट शॉर्ट किया जा रहा है। तो मूल रूप से जो सवाल है वो यही है कि क्या केसी त्यागी के सहारे जिस ऑपरेशन को अब मान लिया गया था कि ये मुकम्मल हो गया, दरअसल ये मुकम्मल हुआ नहीं है। केसी त्यागी के बाद जनता दल यूनाइटेड में जो नया पावर इक्वेशन बना है, उसमें बाकी लोग कौन-कौन हैं, किनकी एंट्री हुई, किनको आउट किया गया, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जिन 2 लोगों की एंट्री हुई है, सरयू राय और मनीष वर्मा, ये अब नीतीश कुमार की सलाहकार मंडली में, भले ही वो सामने से दिखे या न दिखे, लेकिन नीतीश कुमार के निर्णयों को प्रभावित करने में, वैसे उनके निर्णय को कोई प्रभावित कर नहीं सकता है, जो उनका मिजाज है, लेकिन जो सलाहकार मंडली की भूमिका मानी जाती है, उसमें ये दोनों नेता प्रमुखता से रहेंगे। और जब ये दोनों नेता प्रमुखता से रहेंगे, आईएएस से नेता बने मनीष वर्मा और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आए, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को विधानसभा चुनाव में हरा देने वाले
सरयू राय, जब ये दोनों लोग सरयू राय और मनीष वर्मा जब मुख्य भूमिका में होंगे, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनता दल यूनाइटेड की अगली राजनीतिक लाइन प्रो भाजपा नहीं बल्कि एंटी भाजपा होनी है। क्योंकि दोनों का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के मिजाज और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के मिजाज से मेल नहीं खाता। सरयू राय और मनीष वर्मा की एंट्री होगी। वशिष्ठ नारायण सिंह अस्वस्थ होने के बावजूद अब अब भी नीतीश कुमार के कोर ग्रुप में बने हुए हैं। ठीक है, वो उतना मूव नहीं कर पाते लेकिन बने हुए हैं। विजय चौधरी उस कोर ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं। श्याम रजक की एंट्री हो चुकी है, क्या वो भी उस कोर ग्रुप का हिस्सा बनेंगे? और अगर श्याम रजक का कद बढ़ाया जाएगा तो जनता दल यूनाइटेड के अंदर की महादलित पॉलिटिक्स में अशोक चौधरी का कद घटना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी कि क्या श्याम रजक का कद बढ़ाया जाता है, जो आज ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। और याद रखिए, श्याम रजक जिस वक्त सदस्यता ली, उस वक्त अशोक चौधरी वहां मौजूद नहीं थे। थोड़े कहे को ज्यादा समझने की जरूरत है। सियासत में बिसात और सियासी चालें इसी तरह से बिछाई जाती है कि पहले दिखना शुरू होता है, फिर परसेप्शन बनना शुरू होता है और फिर उसके बाद सब कुछ औपचारिक रूप से सामने आ जाता है। तो अभी दिखना शुरू हुआ है, परसेप्शन के रूप में हल्के हल्के हालात बनने लगे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर माने जाते हैं कि नीतीश कुमार अपने कामों में सस्पेंस बनाए रखते हैं। तो इस सस्पेंस में क्या अशोक चौधरी की राजनीतिक भूमिका भी तय होगी? क्या नीरज कुमार की बतौर पार्टी प्रवक्ता उनकी जिम्मेदारियां भी तय होंगी? क्या निखिल मंडल की प्रवक्ता के तौर पर फिर से वापसी होगी? ये तमाम सवाल एक तरफ, और सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली में मीडिया को संभालने के लिए जनता दल यूनाइटेड के पास केसी त्यागी के बाद दूसरा कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि राजीव रंजन जिन्हें उनकी जगह प्रवक्ता बनाया गया है, उनका बेस तो पटना है, वो पटना रहते हैं ज्यादातर। तो दिल्ली में वो भूमिका कौन निभाएगा, इसके लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि वो व्यक्ति क्या प्रो बीजेपी अप्रोच का है या प्रो इंडिया गठबंधन अप्रोच का है। तो इंतजार कीजिए और देखते जाइए, क्योंकि इसी से नीतीश कुमार की राजनीतिक लाइन काफी हद तक तय भी होनी है कि वो आने वाले वक्त में एनडीए के साथ बने रहेंगे या इंडिया के साथ अपनी राजनीतिक भूमिका की तलाश शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।